हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। तो बेटा आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों के सामने डिस्कशन करूंगा क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के बारे में। इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, मतलब इसको हम सीएफटी सिद्धांत के नाम से जानते हैं। तो आज के इस लेक्चर में इस टॉपिक को मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल कंप्लीट करवा दूंगा। तो सभी बच्चे मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहना, क्योंकि जैसे ही मेरा लेक्चर कंप्लीट होगा वैसे ही आप लोगों के ये सीएफटी सिद्धांत बहुत अच्छी तरीका से समझ में आ जाएगा। देखो बच्चों, मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं कि इससे पहले वाले लेक्चर में मैं आप लोगों के लिए बीबीटी सिद्धांत को कंप्लीट करवा चुका हूं, और बीबीटी सिद्धांत की जितनी भी कमियां हैं उन सभी कमियों को मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल कंप्लीट करवा चुका हूं। अब बीबीटी सिद्धांत की जो कमियां रह गई थी ना, उन कमियों को दूर करने के लिए सीएफटी सिद्धांत दिया गया था। ठीक है ना भाई, बीबीटी ने जितनी भी कमियां करी थी, जो गलतियां करी थी, तो बीबीटी की कमियों को दूर करने के लिए या बीबीटी की गलतियों को दूर करने के लिए कौन सा सिद्धांत दिया गया था? ये सीएफटी सिद्धांत दिया गया था। ठीक है ना। या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि उपसंयोजक यौगिकों के गुणों को समझाने के लिए कौन सा सिद्धांत दिए गए थे? सीएफटी सिद्धांत दिया गया था। ठीक है ना। तो आज के इस लेक्चर में इसका बिल्कुल हम डिटेल से डिस्कशन करेंगे, और इसके एक एक पॉइंट को मैं आप लोगों के लिए पूरे कॉन्सेप्ट के साथ एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है ना। सभी बच्चे ध्यान से समझ कर चलना। अब देखो, क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूं कि जितने भी बच्चे हैं वो सभी बच्चे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जितने भी आप लोगों के फ्रेंड हैं उन सभी फ्रेंडों के बीच में आप लोग इसकी लिंक को शेयर कर देना, जिससे ज्यादा बच्चे इस यूट्यूब चैनल से जुड़ सकें। और सभी बच्चे इस वीडियो को लाइक कर देना। देखो, मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं बच्चों, मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करता हूं, पूरी रात मैं आप लोगों के लेक्चरों की तैयारी करता हूं, आप लोगों के नोट्स बनाता हूं। नोट्स बनाने के बाद खुद उन नोट्सों को बहुत अच्छी तरीका से क्लियर करता हूं। बेहतर से बेहतर कंटेंट मैं आप लोगों के लिए लाने की कोशिश करता हूं। तो देखो, जब आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हो, वीडियो को लाइक करते हो, जब सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं तो हम लोगों को ये मोटिवेट मिलता है, और विशेषकर मुझे तो बहुत ही ज्यादा मोटिवेट मिलता है। मतलब अगला लेक्चर में उतनी ही ताकत से लाने की कोशिश करता हूँ, और जितनी अपनी तरफ से मेहनत होती है ना, वो मैं हर तरीका से आप लोगों के लिए मेहनत करने करता हूँ कि आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट लाया जा सके। इसलिए मैं खुद आप लोगों के नोट्स बनाकर तैयार करता हूँ, उन नोट्सों को खुद पढ़ता हूँ। पढ़ने के बाद फिर मैं आप लोगों का लेक्चर लेता हूँ कि बच्चों के बीच में बेहतर से बेहतर कंटेंट दिया जा सके, और हर क्लास के अंदर मैं अपनी पूरी जान लगा देता हूं कि भाई कैसे भी करके बच्चे इनके अच्छी तरीका से समझ में आ जाए। ठीक है ना। लेक्चर को मैं इस तरीका से लेने की कोशिश करता हूं कि एक बार बच्चा मेरी क्लास को देख ले तो वहीं पर उसको याद हो जाए। ठीक है ना। और कहीं पर भी उसको कुछ देखने की जरूरत ना पड़े, यहीं पर ही उन सब का क्लियर अच्छे से हो जाए। ठीक है ना। तो यदि आप लोग मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो बस इतना ही कर दो कि देखो, मैं आप लोगों के लिए इतनी सारी चीजें कर रहा हूं, आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर क्लास ला रहा हूं, आप लोगों को यहाँ पर फ्री कंटेंट चल रहा है, नोट्स आप लोगों को कंप्लीट दिए जा रहे हैं। ठीक है ना। फीस भी यहाँ पर आप लोगों से कुछ भी नहीं ली जा रही है। तो इतना सपोर्ट तो सभी बच्चे मुझे कर सकते हैं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखो, आप लोग जब भी एक सब्सक्राइब बढ़ता है तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी एक फैमिली जुड़ रही है। मतलब आप लोगों को इस चैनल से जुड़ने पर मुझे ऐसा लगता है कि भाई मेरी फैमिली में एक सदस्य जुड़ रहा है। तो जब फैमिली में एक सदस्य जुड़ता है ना, तो बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। ठीक है ना। तो बस ये चैनल मेरा नहीं है, आप सभी का ये चैनल है। ठीक है ना। सभी बच्चे इस चैनल को सपोर्ट करें, जितने भी आपके फ्रेंड हैं उन सभी फ्रेंडों के बीच में आप लिंक को शेयर करें। एक बार आप क्लासेज को देखें और उसके बाद आप खुद रेस्पॉन्स दें कि भाई मैं क्लासेज आप लोगों के लिए किस तरीका से ले रहा हूं। ठीक है ना। तो जितने भी बच्चे हैं वो सभी सपोर्ट करें, क्योंकि एक कहावत है ना बेटा कि कर भला तो हो भला। ठीक है ना। अगर आप लोग किसी का भला करोगे तो कॉमन सी बात है आपके साथ भी भला होगा। ठीक है ना। तो जो बच्चे शायद बेचारे गरीब फैमिली से हैं, उन तक वीडियो नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो ये काम आप लोगों का कि उन बच्चों तक आप वीडियो को पहुंचाइए, और वो बच्चे भी यहाँ पर ये क्लासों को अच्छी तरीका से देख सकें। और मेरी क्लास लेने के बाद आप खुद इस चीज को डिसाइड कीजिए कि मैं किस तरीका से क्लासेस ले रहा हूँ। ठीक है ना। कमेंट सेक्शन में जो भी आपकी डाउट होते हैं, जो भी आप लोगों की प्रॉब्लम होती है, वो सब आप कमेंट सेक्शन में लिख दिया करो, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए हर एक कमेंट का रिप्लाई करूंगा कि भाई जो भी जिस बच्चे का जो भी डाउट है, उस हर एक डाउट का मैं आप लोगों के लिए
रिप्लाई करूंगा। तो जो भी बच्चे हैं जिनको क्लास लेने के बाद कोई प्रॉब्लम हो सकती है वो आराम से कमेंट सेक्शन में लिख देना, और कैसी आप लोगों को मेरी क्लासेज लग रही हैं वो सारी चीज आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख देना। ठीक है बच्चों, चलो ठीक है, आप लोग समझदार हो, इतना काम तो आप कर ही दोगे। ठीक है, अब देखो मैं मेरे लेक्चर को स्टार्ट करता हूं। तो एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं। देखो बच्चों, आज के इस लेक्चर में जो मैं डिस्कशन करने वाला हूं वो मैं डिस्कशन करने वाला हूं क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के बारे में, मतलब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में, जिसको हम सीएफटी सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। ये सिद्धांत क्यों दिया गया था कि भाई हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो क्या चल रहा है, उपसहसंयोजक यौगिकों का चल रहा है। तो उपसहसंयोजक यौगिकों के गुणों को समझाने के लिए या बीवीटी सिद्धांत की कमियों को दूर करने के लिए कौन सा सिद्धांत दिया गया था, सीएफटी सिद्धांत दिया गया था। अब ये सीएफटी सिद्धांत जिन साइंटिस्टों के द्वारा दिया गया था उन साइंटिस्टों के मैं आप लोगों के नाम लिख देता हूं, ठीक है ना। यहां पर दो साइंटिस्ट थे, एक तो था बेथे और एक बान बलेक। इन दोनों साइंटिस्टों ने मिलकर इस सीएफटी सिद्धांत को दिया था। मैं दोनों साइंटिस्टों के नाम आप लोगों के सामने लिख देता हूं। देखो बच्चों, एक तो बेथे नाम का साइंटिस्ट था, ठीक है ना, एक तो कौन था, बेथे नाम का साइंटिस्ट, और एक था बान बेलेक नाम का साइंटिस्ट। बान बेलेक नाम का साइंटिस्ट, बान बेलेक नाम का साइंटिस्ट। ये दो साइंटिस्ट थे। इन दोनों साइंटिस्टों ने मिलकर इस सीएफटी सिद्धांत को दिया था और बीबीटी की कमियों को दूर किया, ठीक है ना। अब इस सीएफटी सिद्धांत ने क्या क्या बातें बोली थी, ठीक है ना, उन सभी को मैं आप लोगों को सामने पॉइंटों में एक्सप्लेन करूंगा। जितने भी सीएफटी सिद्धांत के पॉइंट हैं उस एक एक पॉइंट को मैं आप लोगों के सामने लिखूंगा और उस एक एक पॉइंट को मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है ना बच्चों। यहाँ पर सीएफटी सिद्धांत के पहले पॉइंट को लिखूंगा, उसको बहुत बढ़िया तरीका से पूरे कॉन्सेप्ट के साथ आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करूंगा। इस तरीका से सीएफटी सिद्धांत के जितने भी पॉइंट हैं जो अपने सिद्धांत में उसने बातें बोली थी उन सभी बातों को मैं आप लोगों के सामने लिखूंगा और पूरे कॉन्सेप्ट के साथ मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है बच्चों। तो देखिए सीएफटी सिद्धांत का पहला पॉइंट, क्या सीएफटी सिद्धांत ने अपने पहले पॉइंट में क्या बात बोली थी। देखो बच्चों, यहां पर मैंने आप लोगों के सामने सीएफटी सिद्धांत के दो पॉइंट लिखने हैं। एक पॉइंट मैंने आप लोगों के सामने ये लिख दिया और एक पॉइंट मैंने आप लोगों के सामने ये लिख दिया। अब सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए पॉइंट एक को एक्सप्लेन करता हूं। तो देखो सुनो ध्यान से, सबसे पहले हम बीबीटी सिद्धांत पर चलते हैं। बीबीटी ने अपने सिद्धांत में क्या बात बोली थी, बीबीटी ने यह बात बोली थी कि भाई मेटल और लिगेंडो के बीच में जो बंध होता है ना उपसहसंयोजक, उस बंध की जो प्रकृति होती है ना वो सहसंयोजक बंध जैसी होती है। ये बात किसने बोली थी, बीबीटी सिद्धांत ने। एक बार मैं आप लोगों के लिए फिर से बताता हूं, बीबीटी सिद्धांत ने क्या बात बोली थी, उसने ये बात बोली थी कि मेटल और लिगेंडो के बीच में जो उप सहसंयोजक बंध का निर्माण होता है ना उसकी प्रकृति सहसंयोजक बंध जैसी होती है। क्योंकि वहां पर जब हम लोगों ने बीबीटी सिद्धांत पढ़ा था तो क्या बात पढ़ी थी, हम लोगों ने ये बात पढ़ी थी कि जब भी उप सहसंयोजक बंध का निर्माण होता है तो लिगेंड की भरी कक्षक भाग लेती है और मेटल की खाली कक्षक भाग लेती है। लिगेंड की भरी कक्षक और मेटल की खाली कक्षकों के बीच में अतिव्यापन होता है और उसी अतिव्यापन से सहसंयोजक बंध का निर्माण होता है। ये बात किसने बोली थी, बीबीटी ने। तो सौबातन की एक बात ये निकली कि बीबीटी ने अपने सिद्धांत में ये बात बोली थी कि मेटल और लिगेंडो के बीच में जो उप सहसंयोजक बंध होता है उसकी प्रकृति कैसी होती है, सहसंयोजक बंध जैसी। क्योंकि लिगेंड की भरी कक्षक और मेटल की खाली कक्षकों के बीच में अतिव्यापन होता है और हम अच्छी तरीका से जानते हैं कि अतिव्यापन से सहसंयोजक बंध का निर्माण होता है। यह बात किसने बोली थी, बीबीटी ने। लेकिन सीएफटी ने इस बात को बोला था कि बीबीटी पूरी तरीका से झूठ बोल रहा है। सीएफटी ने इस बात को पूरी तरीका से खारिज कर दिया और यह बात बोली थी सीएफटी ने कि जो बीबीटी बोल रहा है ना वो बीबीटी बिल्कुल गलत बोल रहा है। क्योंकि मेटल और लिगेंडो के बीच में तो किसी भी प्रकार का अतिव्यापन होता ही नहीं है और यदि अतिव्यापन नहीं होगा तो सहसंयोजक बंध के गुण भी नहीं आएंगे। फिर सीएफटी ने बोली थी कि मेटल और लिगेंडो के बीच में केवल स्थिर विद्युत आकर्षण बल होता है और ये स्थिर विद्युत आकर्षण बल किसकी वजह से होता है कि भाई मेटल पर पॉजिटिव चार्ज होता है और लिगेंडो पर नेगेटिव चार्ज होता है।
तो मेटल पर पॉजिटिव चार्ज और लिगेंड पर नेगेटिव चार्ज होने की वजह से वहां पर एक स्थिर विद्युत आकर्षण बल जनरेट हो जाता है और उसी स्थिर विद्युत आकर्षण बल की वजह से मेटल और लिगेंडो के बीच में क्या बनता है, बंध बनता है। अर्थात जो मेटल और लिगेंडो के बीच में बंध बनता है उस बंध की प्रकृति कैसी होती है, आयनिक बंध जैसी। क्योंकि हम अच्छी तरीका से जानते हैं, देखो नाम से पता लग रहा हो, आयनिक बंध मतलब दो आयनों के मध्य के आकर्षण बल को ही तो हम आयनिक बंध बोलते हैं। भाई आयनिक बंध हम किसको बोलते हैं, उसके नाम से ही पता लग रहा, आयनिक बंध। दो आयनों के मध्य के आकर्षण बल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, आयनिक बंध। तो सीएफटी के अकॉर्डिंग मेटल और लिगेंडो के बीच में जो उपसहसंयोजक बंध बनता है उसकी प्रकृति कैसी होती है, आयनिक बंध जैसी। और बीबीटी सिद्धांत के अनुसार मेटल और लिगेंडो के बीच में जो उपसहसंयोजक बंध बनता है उसकी प्रकृति कैसी होती है, सहसंयोजक बंध जैसी। बात आप लोग समझ में आ गई। अभी मैं आप लोगों के लिए और अच्छे से बोर्ड पर एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो बेटा, सीएफटी क्या बात बोल रही है, सीएफटी ये बात बोल रही है कि भाई मेटल और लिगेंडो के बीच में जो उपसहसंयोजक बंध बनता है वो किसकी वजह से बनता है, वो इसकी वजह से बनता है कि मेटल पर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। हम अच्छी तरीका से जानते हैं कि मेटल पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है। तो मेटल पर पॉजिटिव चार्ज होता है और लिगेंड पर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव। तो इस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वजह से एक स्थिर विद्युत आकर्षण बल जनरेट हो जाता है। क्या हो जाता है, यहाँ पर एक स्थिर विद्युत आकर्षण बल जनरेट हो जाता है, ठीक है ना। उस स्थिर विद्युत आकर्षण बल की वजह से ये दोनों संकुलों का निर्माण करते हैं, अर्थात कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। और मेटल और लिगेंड के बीच में जो उपसहसंयोजक बंध बनेगा संकुल बनाने के बाद, ठीक है ना, उसकी प्रकृति कैसी होगी, आयनिक बंध जैसी। क्योंकि आयनिक बंध किनके बीच का आकर्षण बल होता है, प्लस और माइनस के बीच का आकर्षण बल होता है। और प्लस और माइनस के बीच के आकर्षण बल को ही तो हम आयनिक बंध बोलते हैं। बात आप लोग समझ में आ गई ना। अब पहले पॉइंट को आप लोग पढ़ के देखिए। पहला पॉइंट सीएफटी का क्या बोल रहा है कि केंद्रीय धातु आयन, केंद्रीय धातु आयन मतलब किसकी बात हो रही है, मेटल की बात हो रही है। केंद्रीय धातु आयन तथा लिगेंडो के मध्य केवल स्थिर विद्युत आकर्षण बल ही होता है, ठीक है ना। और ये स्थिर विद्युत आकर्षण बल किसकी वजह से हो रहा है, मेटल पर पॉजिटिव चार्ज की वजह से और लिगेंड पर नेगेटिव चार्ज की वजह से, ठीक है ना। इसलिए धातु व लिगेंड की कक्षकों के मध्य में कोई भी अतिव्यापन नहीं होता है, अर्थात बंध में सहसंयोजक गुण नहीं होता है। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। क्या बीबीटी के अकॉर्डिंग मेटल और लिगेंडो के बीच में जो उपसहसंयोजक बंध होता है उसकी प्रकृति कैसी होती है, सहसंयोजक बंध जैसी। जिस बात को सीएफटी पूरी तरीका से खारिज कर रहा है। और क्या बात बोल रहा है कि मेटल और लिगेंडो के बीच में जो स्थिर विद्युत आकर्षण बल जनरेट हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, मेटल पर पॉजिटिव चार्ज की वजह से और लिगेंड पर नेगेटिव चार्ज की वजह से। मतलब इनमें किसी भी प्रकार का अतिव्यापन देखने को नहीं मिलता। और यदि अतिव्यापन नहीं होगा तो कॉमन सी बात है सहसंयोजक बंध का निर्माण नहीं होगा। बात आप लोग समझ में आ गई ना। तो कोई अतिव्यापन नहीं होता है, अर्थात बंध में सहसंयोजक गुण नहीं होता है। अतः धातु व लिगेंड के मध्य इस सिद्धांत के अनुसार बंध की कैसी प्रकृति होती है, आयनिक प्रकृति होती है। बात आप लोग समझ में आ गई ना बच्चों। सीएफटी सिद्धांत का पहला पॉइंट समझ में आ गए ना कि मेटल और लिगेंडो के बीच में जो बंध की प्रकृति होती है उस बंध की प्रकृति कैसी होती है, आयनिक प्रकृति होती है। किसकी वजह से होती है, मेटल पर पॉजिटिव चार्ज और लिगेंड पर नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना। पॉजिटिव और नेगेटिव का एक अट्रैक्शन फोर्स होता है और उस अट्रैक्शन फोर्स से ये मेटल और लिगेंड जुड़े रहते हैं। इस बात को कौन बोल रही है, सीएफटी सिद्धांत बोल रही है। चलो ठीक है। अब देखो सीएफटी का जो दूसरे नंबर का पॉइंट है वो क्या बोल रहा है, सीएफटी के अनुसार स्थिर विद्युत आकर्षण बल धातु आयन पर धनावेश तथा लिगेंड पर उपस्थित ऋणावेश के कारण होता है। मैंने आप लोगों से क्या बात बोली है कि भाई स्थिर विद्युत आकर्षण बल किसकी वजह से होता है, स्थिर विद्युत आकर्षण बल जो उत्पन्न होता है वो उत्पन्न होता है कि मेटल पर पॉजिटिव चार्ज होता है, लिगेंड पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो जब भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का एक अट्रैक्शन फोर्स होता है ना उसको हम बोलते हैं स्थिर विद्युत आकर्षण बल, ठीक है ना। और ये स्थिर विद्युत आकर्षण बल किसकी वजह से उत्पन्न हो रहा है, मेटल पर पॉजिटिव चार्ज और लिगेंड पर नेगेटिव चार्ज की वजह से। बात आप लोगों को समझ में आ गई। 100 बातन की एक बात ये निकली कि बीबीटी सिद्धांत के अनुसार मेटल और लिगेंडो के बीच में जो उपसहसंयोजक बंध होता है उसकी प्रकृति सहसंयोजक बंध जैसी होती है। जबकि सीएफटी सिद्धांत के अनुसार मेटल और लिगेंडो के बीच में जो उपसहसंयोजक बंध होता है उसकी प्रकृति कौन से बंध जैसी होती है, आयनिक बंध जैसी होती है। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई। तो ये पॉइंट आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर दिया।
ये पॉइंट आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर दिया। अब मैं आप लोगों के लिए सीएफटी सिद्धांत के तीसरे नंबर के पॉइंट को एक्सप्लेन करता हूं, तो देखते रहिए बोर्ड की तरफ, तीसरे पॉइंट को भी देख लीजिए आप। देखो बच्चों, ये सीएफटी सिद्धांत का आप लोगों का तीसरे नंबर का पॉइंट है, और अब मैं आप लोगों के लिए तीसरे नंबर के पॉइंट को एक्सप्लेन कर देता हूं, ध्यान से समझ के चलना। अभी मैंने आप लोगों से क्या बात बोली है कि सीएफटी सिद्धांत के अनुसार मेटल और लिगेंडो के बीच में जो उपसहसंयोजक बंध होता है उसकी प्रकृति कैसी होती है, आयनिक बंध जैसी, जिसमें मेटल पर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज, और लिगेंड पर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। उस पॉजिटिव और नेगेटिव की वजह से स्थिर विद्युत आकर्षण बल जनरेट होता है, और उस स्थिर विद्युत आकर्षण बल की वजह से मेटल और लिगेंडो के बीच में आकर्षण बल बना रहता है। ठीक है, मतलब किसकी बात हो रही है, पॉजिटिव और नेगेटिव की। लेकिन आप लोगों को पता है कि बहुत सारे लिगेंड तो उदासीन भी होते हैं, तो यदि लिगेंड उदासीन हुआ तो फिर कैसे कॉम्प्लेक्स का निर्माण करेगा। भाई अभी सीएफटी क्या बात बोल रही है, सीएफटी यही तो बात बोल रही है कि मेटल पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, लिगेंड पर नेगेटिव चार्ज आएगा। लेकिन आप लोगों को पता है कि जो उदासीन लिगेंड होते हैं उन पर ना तो पॉजिटिव चार्ज होता है और ना उदासीन लिगेंडों पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो फिर स्थिर विद्युत आकर्षण बल कैसे जनरेट होगा। तो उसके लिए सीएफटी ने एक बात बोली थी, सीएफटी ने ये बात बोली थी कि भाई जो उदासीन लिगेंड होते हैं ना वो द्विध्रुव की तरह व्यवहार करते हैं। द्विध्रुव का मतलब जिस पर दो ध्रुव प्रेजेंट होते हैं। किस तरीका से होते हैं, कुछ एग्जांपल मैं आप लोगों के सामने ले लेता हूं। देखो बच्चों, एक आप लोगों को पता है NH3, हम लोगों ने पूरी केमिस्ट्री पढ़ ली कोऑर्डिनेशन की लगभग, ठीक है ना, वहां पर आप लोगों को पता है NH3 हम लोगों का कौन था, उदासीन लिगेंड था। और आप लोगों को पता है कि हमारा जो H2O लिगेंड है ना, ये भी हम लोगों का उदासीन लिगेंड है। ये NH3 लिगेंड भी हम लोगों का उदासीन लिगेंड है, और ये H2O लिगेंड भी हम लोगों का उदासीन लिगेंड है, ठीक है ना। और सीएफटी क्या बोल रही है कि मेटल और लिगेंड के बीच में जो आकर्षण बल हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, प्लस और माइनस की वजह से। लेकिन ये जो NH3 उदासीन लिगेंड है और ये जो H2O उदासीन लिगेंड है, इनके पास में तो पॉजिटिव नेगेटिव होता ही नहीं है। तो जब इनके पास में पॉजिटिव नेगेटिव होगा ही नहीं तो फिर ये मेटल को कैसे आकर्षित करेंगी। तो उसके रेस्पेक्ट में सीएफटी क्या बोल रही है, सीएफटी ये बोल रही है कि जितने भी उदासीन लिगेंड होते हैं ना वो द्विध्रुव की तरह व्यवहार करेंगे। द्विध्रुव का मतलब दो ध्रुव, आप लोगों को पता है दो ध्रुव होते हैं, एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है। द्विध्रुव का मतलब होता है बच्चों दो ध्रुव, ठीक है ना। द्विध्रुव का मतलब क्या होता है, दो ध्रुव, एक तो आप लोगों का पॉजिटिव ध्रुव होता है और एक आप लोगों का नेगेटिव ध्रुव होता है, ठीक है ना। अब देखो यहां पर मैं आप लोगों के लिए इसका नेचर द्विध्रुव की तरह बता देता हूं और इसका नेचर द्विध्रुव की तरह बता देता हूं। देखिए यहां पर मैं नाइट NH3 की स्ट्रक्चर बना रहा हूं, ये मैंने हाइड्रोजन को लिख दिया, ये मैंने हाइड्रोजन को लिख दिया, ये मैंने हाइड्रोजन को लिख दिया, और ये बच्चों मैंने नाइट्रोजन पर लॉन पेयर शो कर दिया, ठीक है। ये स्ट्रक्चर किसकी हो गई, H2O की, ठीक है ना। ये स्ट्रक्चर किसकी हो गई, H2O की, और ऑक्सीजन के पास में ये दो लॉन पेयर मैंने आप लोगों के सामने शो कर दिए। अब देखो ध्यान से समझना कि इसके पास में द्विध्रुव नेचर कैसे बनेगा और इसके पास में द्विध्रुव नेचर कैसे बनेगा वो मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं। तो देखो हम अच्छी तरीका से जानते हैं, सबसे पहले मैं NH3 में बता देता हूं। तो देखो हम अच्छी तरीका से जानते हैं कि जो नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता होती है ना वो हाइड्रोजन से बहुत ज्यादा होती है। तो यदि नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता हाइड्रोजन से ज्यादा है तो कॉमन सी बात है इस बंध के इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, नाइट्रोजन की तरफ। और यदि बंध के इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे तो नाइट्रोजन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। अरे सही है ना भाई, ये बंध के इलेक्ट्रॉन यदि नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं तो नाइट्रोजन के पास में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाएगी। और केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता को हम किससे शो करते हैं, नेगेटिव चार्ज से, मतलब माइनस चार्ज से। और इसके पास में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी तो कमी वाले को हम किससे शो करते हैं, पॉजिटिव चार्ज से। तो ये देखिए ये बंध के इलेक्ट्रॉन बेटा नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है ना। यदि बंध के इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं तो नाइट्रोजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। पार्शियल का मतलब आंशिक रूप से, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जब बंध के इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की तरफ जाएंगे तो थोड़ा बहुत आकर्षण हाइड्रोजन बंध भी लगाएगा।
भाई ये बंद के इलेक्ट्रॉन जब नाइट्रोजन की तरफ जाएंगे तो थोड़ा बहुत आकर्षण हाइड्रोजन भी लगाएगा, तो इस नाइट्रोजन पर आंशिक रूप से नेगेटिव चार्ज आ जाता है और इन हाइड्रोजन के पास में आंशिक रूप से पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब तो अपना काम हो गया। कैसे? क्योंकि जैसे ही नाइट्रोजन के पास में नेगेटिव चार्ज आया, ये तुरंत ही मेटल के पास में चला जाता है और मेटल के पास में जाकर उपसंयोजक बंध का निर्माण कर लेता है। क्यों? क्योंकि हमारा मकसद तो बस यही है कि कैसे भी करके हमें लिगेंड पर कौन सा चार्ज लेके आना है, नेगेटिव चार्ज। भाई नेगेटिव और पॉजिटिव बनेगा मेटल और लिगेंड के पास में, तभी तो स्थिर विद्युत आकर्षण बल जनरेट होगा। बात आप लोग समझ में आ गई ना? तो इस नाइट्रोजन के पास में जैसे ही नेगेटिव चार्ज आएगा, ये मेटल के पास में चला जाएगा और ये प्लस और माइनस का आकर्षण बल हो जाएगा। या ऐसे बोल सकता हूं, इस प्लस और माइनस की वजह से स्थिर विद्युत आकर्षण बल जनरेट हो जाएगा। और बस हम इसी को तो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि उसी स्थिर विद्युत आकर्षण बल की वजह से मेटल और लिगेंडों के बीच के जो बंध की प्रकृति होती है, वो बंध की प्रकृति कैसी होती है? आयनिक बंध जैसी। बात आप लोग समझ में आ गई? चलो ठीक है, इस वाले को देखिए। यहां पर हम अच्छी तरीका से जानते हैं कि ऑक्सीजन की विद्युतता हाइड्रोजन से बहुत ज्यादा होती है और हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट यह है कि कैसे भी करके हमें लिगेंड पर कौन सा चार्ज लेके आना है? नेगेटिव चार्ज। ठीक है ना? क्योंकि नेगेटिव आएगा तभी वो मेटल के पास में जाएगा और वहां पर स्थिर विद्युत आकर्षण बल जनरेट करेगा। ठीक है, ये देखिए, यहां पर ऑक्सीजन की विद्युतता हाइड्रोजन से बहुत ज्यादा होती है, तो कॉमन सी बात है बंध के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट करेंगे। ये बंध के इलेक्ट्रॉन बच्चों मैंने ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट कर दिए। ये तीर का निशान का मतलब बंध के इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ जा रहे हैं? ऑक्सीजन की तरफ। तो कॉमन सी बात है, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा और इन दोनों हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो देखो, इस पर पार्शियल आप लोगों का पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये पार्शियल इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया और इस पर भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया और इस ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया। अब इस ऑक्सीजन पर जैसे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, तुरंत H2O जाएगा मेटल के पास में और मेटल के पास में तो पहले से ही पॉजिटिव चार्ज है। बात आप लोग समझ में आ गई ना? भाई मेटल के पास में तो पहले से ही पॉजिटिव चार्ज है और यहां पर इस उदासीन लिगेंड ने अपना नेचर कैसा कर लिया? द्विध्रुव जैसा। क्योंकि दो ध्रुव बन गए, एक ये पॉजिटिव बन गया और एक ये नेगेटिव बन गया। ये नेगेटिव जाएगा मेटल के पास में, यहां पर एक आकर्षण बल जनरेट होगा और उस आकर्षण बल को ही हम लोगों ने क्या बोला है? स्थिर विद्युत आकर्षण बल। ठीक है ना? और उसी स्थिर विद्युत आकर्षण बल की वजह से जो हम लोगों का मेटल और लिगेंड के बीच में जो उपसंयोजक बंध होता है, उसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी? आयनिक बंध जैसी। क्योंकि जो आयनिक बंध होता है वो दो आयनों का एक आकर्षण बल होता है। बात मेरी आप लोगों को समझ में आ गई? किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है ना? किसी बच्चे को कोई दिक्कत? बात आप लोग समझ में आ गई? आप पॉइंट को पढ़ के देखिए। ठीक है ना? मैं फिर बोल रहा हूं आप लोगों से, हमारा सिर्फ एक ही मकसद है और वो मकसद हम लोगों का ये है कि कैसे भी करके यार हम लोगों को लिगेंड पर नेगेटिव चार्ज लाना है। अब वो नेगेटिव चार्ज अगर लिगेंड पर पहले से ही नेगेटिव चार्ज है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है ना? क्योंकि तुरंत मेटल के पास में जाकर और आयनिक बंध बना लेगा। लेकिन यदि कोई उदासीन लिगेंड हुआ तो उसका नेचर द्विध्रुव जैसा होगा। द्विध्रुव कैसे उत्पन्न होगा? इस तरीका से उत्पन्न होगा, जिसकी विद्युत ऋणता ज्यादा होगी उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, जिसकी विद्युत ऋणता कम होगी उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये नेगेटिव किसके पास में चला जाएगा? मेटल के पास में चला जाएगा। ठीक है ना? वहां पर स्थिर विद्युत आकर्षण बल जनरेट हो जाएगा और मेटल और लिगेंड के बीच में जो बंध की प्रकृति है वो आयनिक बंध जैसी हो जाएगी। बात आप लोग समझ में आ गई? पॉइंट को पढ़ के देख लीजिए। CFT के अनुसार उदासीन लिगेंडों को किसकी तरह? द्विध्रुव की तरह। उदासीन लिगेंडों को द्विध्रुव तथा ऋणावेशित लिगेंडों को एक बिंदु आवेश। यहां पर एक शब्द यूज हुआ है बच्चों, ऋणावेशित लिगेंडों को ये क्या बोल रहा है? ये जो आप लोगों के ऋणावेशित लिगेंड है ना, इनको क्या बोल रहा है? बिंदु आवेश। बिंदु आवेश को मैं ऐसा समझा देता हूं आप लोगों के लिए कि जो आवेश होता है ना, उसको एक गोले की तरह मान लो। जैसे कि यहाँ पर ऋणावेशित लिगेंड की बात हो रही है, मतलब ऋणावेशित लिगेंड की बात हो रही है, तो देखो यहां पर किसी के पास में ऋणावेश है। ठीक है ना? ये लिगेंड है और उसको हम एक आवेश की तरह, बिंदु आवेश की तरह मान सकते हैं। मतलब आवेश को हम किस तरीका से मान सकते हैं? गोलाकार मान सकते हैं। बात आप लोग समझ में आ गई ना? बिंदु आवेश का मतलब ये हुआ कि जो भी आप लोगों का आवेश है उसको हम गोलाकार मान लेते हैं। ठीक है ना? गोले की तरह मान लेते हैं। जैसे कि बात किसकी हो रही है? ऋणावेशित लिगेंड को एक बिंदु आवेश की तरह, मतलब आवेश को एक गोले की तरह हम लोग मान सकते हैं। ये हम लोगों का नेगेटिव चार्ज है और ये हमने इस तरीका से एक गोले की तरह मान लिया। बात आप लोग समझ में आ गई ना? तो ये समझ में आ गया ना बिंदु आवेश का मतलब क्या हुआ?
कि किसी भी आवेश को हम गोलाकार मान सकते हैं। बात ऋणावेशित लिगेंडों की हो रही है, तो ऋणावेशित लिगेंड को हम एक गोले की तरह मान सकते हैं। ये बात कौन बोल रही है? सीएफटी बोल रही है, ठीक है ना, बिंदु आवेश की तरह माना जाता है। तो पहले तो ये बात बताओ बच्चों, ये तीसरा पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया? चलो बहुत अच्छी बात है। अब मैं सीएफटी सिद्धांत के चौथे पॉइंट को एक्सप्लेन करता हूं। तो एक काम करता हूं, चौथे पॉइंट को आप लोगों को सामने लेता हूं और फिर उसको एक्सप्लेन करता हूं। देखो बोर्ड की तरफ। देखो बच्चों, ये सीएफटी सिद्धांत के चौथे नंबर का पॉइंट है। अब इस चौथे नंबर के पॉइंट को भी मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर देता हूं, ध्यान से समझ कर चलना। सीएफटी सिद्धांत के चौथे नंबर का पॉइंट ये बोल रहा है कि जब भी मेटल और लिगेंडो के बीच में उपसहसंयोजक बंध का निर्माण होता है, तो वहां पर दो प्रकार का बल काम करता है। एक आकर्षण बल काम करेगा और एक प्रतिकर्षण बल काम करेगा। अब ये आकर्षण बल कैसे काम करेगा, प्रतिकर्षण बल कैसे काम करेगा, इसको मैं आप लोगों के लिए बोर्ड पर एक्सप्लेन कर देता हूं। तो देखो ध्यान से समझ के चलना। हमने अभी थोड़ी देर पहले क्या बात बोली थी कि मेटल पर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। इस मेटल के पास में कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। और ये आप लोगों का कौन है? लिगेंड। लिगेंड के पास में कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। तो कॉमन सी बात है, अगर लिगेंड के पास में नेगेटिव चार्ज है तो लिगेंड के पास में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, क्योंकि नेगेटिव के पास में तो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना। तो यहाँ पर ये जो लिगेंड की ऑर्बिटल होती है, अर्थात जो लिगेंड की कक्षक होती है, उसके पास में कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर जो आकर्षण बल काम करेगा वो किसके बीच में काम करेगा? मेटल पर पॉजिटिव चार्ज है और जो लिगेंड है, लिगेंड के पास में जो इलेक्ट्रॉन है, मेटल का पॉजिटिव चार्ज और लिगेंड के इलेक्ट्रॉनों के बीच में कौन सा बल काम करेगा? आकर्षण बल काम करेगा। इन दोनों के बीच में जो बल है ना, वो आप लोगों का बल कौन सा है? आप लोगों का आकर्षण बल, ठीक है ना। यहाँ पर कौन सा बल काम कर रहा है? आकर्षण बल। एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं। देखो, ये बात हम लोगों को पता है कि मेटल पर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। और लिगेंड पर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। तो यार एक बात बताओ, यदि लिगेंड के पास में नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज होने का मतलब ये कि लिगेंड के पास में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो यहाँ पर लिगेंड के मैंने इलेक्ट्रॉनों को शो कर दिया और मेटल पर मैंने पॉजिटिव चार्ज शो कर दिया। तो मेटल का पॉजिटिव लिगेंड के इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा? आकर्षित करेगा। और यदि आकर्षित करेगा तो कौन सा बल जनरेट होगा? आकर्षण बल जनरेट होगा। मतलब मेटल का पॉजिटिव चार्ज और लिगेंड के जो इलेक्ट्रॉन है उनके बीच में कौन सा बल होगा? आकर्षण बल। लेकिन यहाँ पर आकर्षण बल के साथ साथ यहाँ पर प्रतिकर्षण बल भी काम कर रहा है। वो ऐसे काम कर रहा है कि एक बात बताइए यार, कि मैं यहाँ पर लिगेंड के पास में इलेक्ट्रॉन है, तो मेटल कोई खाली थ्रों बैठा हुआ है? मेटल के पास में भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। भाई एक बात बताइए, मेटल किसी को इलेक्ट्रॉन देता है, मतलब मेटल का काम होता है इलेक्ट्रॉन देने का, तभी तो मेटल पर पॉजिटिव चार्ज होता है। इसका मतलब यह है कि मेटल के पास में जो ऑर्बिटल होती है उनमें भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। जैसे कि मैं शो कर देता हूं कि ये मेटल है और इस मेटल की जो ऑर्बिटल है उसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो इस मेटल की पास में जो इलेक्ट्रॉन है और इस लिगेंड के पास में जो इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच में कौन सा बल काम करता है? प्रतिकर्षण बल। क्योंकि समान आवेश हो जाएगा, इधर भी इलेक्ट्रॉन है उस पर नेगेटिव चार्ज है, इधर भी इलेक्ट्रॉन है उस पर नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों के बीच में कौन सा बल काम करेगा? प्रतिकर्षण बल काम करेगा। भाई समान आवेश क्या करेंगे? यहाँ पर प्रतिकर्षण बल काम करेगा। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पर सेम चार्ज होगा तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे, ठीक है ना। तो मेटल और लिगेंड जब संकुलों का निर्माण करने के लिए आते हैं, या ऐसे बोल सकता हूं, मेटल और लिगेंडों के बीच में जब उपसहसंयोजक बंध का निर्माण होता है तो दो बल काम करते हैं। एक बल आप लोगों का आकर्षण बल काम करता है और एक बल आप लोगों का प्रतिकर्षण बल काम करता है। आकर्षण बल किस किस के बीच में होगा? मेटल का पॉजिटिव चार्ज और लिगेंड के इलेक्ट्रॉनों के बीच में। मेटल का पॉजिटिव चार्ज और लिगेंड के इलेक्ट्रॉनों के बीच में कौन सा बल काम करेगा? आकर्षण बल। क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो कॉमन सी बात है यहां पर दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। चलो ठीक है, लेकिन आप लोगों को पता है कि लिगेंड के पास में इलेक्ट्रॉन है, तो भाई मेटल के पास में भी तो इलेक्ट्रॉन है। मेटल का भिकमंगा थ्रों बैठा हुआ है, मेटल के पास में भी इलेक्ट्रॉन है। तो मेटल के पास में यहां पर इलेक्ट्रॉन है,
तो यहां पर एक बल काम करेगा, उसको क्या बोलेंगे? प्रतिकर्षण बल। अब आप बोलोगे सर प्रतिकर्षण बल कैसे हो रहा है? यहाँ पर प्रतिकर्षण बल ऐसा हो रहा है बेटा कि लिगेंड के पास में जो इलेक्ट्रॉन है उन पर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। और मेटल के पास में जो इलेक्ट्रॉन है उनके पास में भी नेगेटिव चार्ज है। तो नेगेटिव नेगेटिव जब पास में आएंगे तो कौन सा बल होगा? प्रतिकर्षण ही तो होगा, क्योंकि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो इसके इलेक्ट्रॉन, मेटल के इलेक्ट्रॉन और लिगेंड के इलेक्ट्रॉनों के बीच में कौन सा बल काम करेगा? प्रतिकर्षण बल। अब सवाल फिर आपका ये बनता है कि एक बात बताइए सर, मेटल और लिगेंड के बीच में आकर्षण बल भी काम कर रहा है और प्रतिकर्षण बल भी काम कर रहा है, तो फिर कॉम्प्लेक्स का निर्माण कैसा होगा? भाई एक दूसरे के प्रति आकर्षण कैसे करेंगे? क्योंकि यहां पर तो आकर्षण बल भी काम कर रहा है और प्रतिकर्षण बल भी काम कर रहा है, तो फिर कॉम्प्लेक्स का निर्माण कैसा होगा? ये तो एक दूसरे से दूर दूर हो जाएंगे। नहीं बेटा, क्योंकि जो ये आकर्षण बल होता है ना, ये प्रतिकर्षण बल की तुलना में थोड़ा ज्यादा होता है, तो ज्यादा होने की वजह से यहां पर कॉम्प्लेक्स का निर्माण हो जाएगा। मैं फिर बता देता हूं, आकर्षण बल भी काम कर रहा है मेटल और लिगेंड के बीच में, मेटल और लिगेंड के बीच में प्रतिकर्षण बल भी काम कर रहा है, लेकिन आकर्षण बल का मान प्रतिकर्षण बल से ज्यादा होता है और प्रतिकर्षण बल से ज्यादा होने की वजह से यहां पर कॉम्प्लेक्सों का निर्माण हो जाएगा सीएफटी के अकॉर्डिंग। बात आप लोग समझ में आ गई? चलो पॉइंटों को पढ़ के देख लीजिए। देखो बच्चों क्या बोल रहा है, चौथे नंबर का पॉइंट यही बोल रहा है जो मैंने आप लोगों के लिए एक्सप्लेन किया है। तो देखो क्या बोल रहा है कि सीएफटी के अनुसार धातु व लिगेंड के मध्य दो प्रकार का बल कार्य करता है। बिल्कुल सही बात है। एक बल कौन सा काम करेगा आप लोगों का? आकर्षण बल। और एक बल आप लोगों को कौन सा बल काम करेगा? प्रतिकर्षण बल। चलो ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या बोल रहा है कि धातु के धनावेश, मतलब ये कौन है? मेटल है। मेटल का धनावेश तथा लिगेंड के इलेक्ट्रॉनों के मध्य में कौन सा बल होगा? आकर्षण बल। बात समझ में आ गई ना? धातु का तो कौन होगा आप लोगों का? धनावेश होगा। और लिगेंड के जो इलेक्ट्रॉन होंगे, धातु का धनावेश और लिगेंड के इलेक्ट्रॉनों के बीच में कौन सा बल होगा आप लोगों का? आकर्षण बल। और दूसरी कंडीशन में क्या बोल रहा है कि धातु व लिगेंड के इलेक्ट्रॉनों के मध्य में कौन सा बल होगा? प्रतिकर्षण बल। यहाँ पर मेटल के पास में भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और इस लिगेंड के पास में भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो धातु व लिगेंड के इलेक्ट्रॉनों के मध्य कौन सा बल काम करेगा? प्रतिकर्षण बल काम करेगा। बात आप लोगों के समझ में आ गई? और बच्चों ये हो जाता है आप लोगों के सीएफटी सिद्धांत का चौथे नंबर का पॉइंट। चार पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गए? चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब मैं सीएफटी सिद्धांत के 5वें नंबर के पॉइंट को लेता हूं। तो देखो 5वें नंबर के पॉइंट को भी आप लोगों के लिए समझा देता हूं। देखो बच्चों, अब मैं आप लोगों के लिए सीएफटी सिद्धांत के 5वें नंबर के पॉइंट को एक्सप्लेन कर देता हूं। और ये 5वें नंबर का पॉइंट इसका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पूरा फोकस आप लोग मेरी तरफ रखना। इस पॉइंट को अभी मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है ना? एक बार इस पॉइंट को मैं आप लोगों के लिए समझा देता हूं, फिर इस पॉइंट को आप लोगों के लिए बोर्ड पर लिख दूंगा, तो और अच्छी तरीका से आप लोगों के समझ में आ जाएगा। तो देखो सबसे पहले तो मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं, ये 5वें नंबर का पॉइंट है सीएफटी सिद्धांत का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान से समझ के चलना। देखो बच्चों, सीएफटी क्या बात बोलती है? सीएफटी ये बात बोलती है कि आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो कि जो उप सहसंयोजक बंध का जो निर्माण करते हैं वो डी ब्लॉक के तत्व करते हैं। एक बात मैं आप लोगों के लिए पहले से क्लियर कर देता हूं बच्चों, कि जो उप सहसंयोजक बंध होता है ना, ये उप सहसंयोजक बंध मेटल और लिगेंडो के बीच में बनता है, जिनमें जो मेटल होती है वो किसकी होती है? डी ब्लॉक की। इसका डिस्कशन मैं शुरू के लेक्चरों में कर चुका हूं कि जो आप लोगों की मेटल होगी वो किसकी होगी? डी ब्लॉक की। और डी की कितनी सीरीज होती है? 3 सीरीज होती है। एक चौथी सीरीज भी होती है, लेकिन आपको पता वो इनकम्प्लीट सीरीज होती है। पहली सीरीज होती है डी की, वो होती है 3D सीरीज, जिसके एलिमेंट होते हैं 21 से 30 तक के एलिमेंट, ठीक है ना? दूसरी सीरीज होती है उसकी 4D सीरीज, जो होती है 39 से 48 तक, ठीक है ना? मतलब 39 से 48 तक के जो तत्व होते हैं वो 4D सीरीज में काउंट होते हैं। तीसरी सीरीज होती है उसकी 5D सीरीज, जिसमें कौन होता है? 57, मतलब एक 57 भी काउंट होता है, 57 एलिमेंट भी काउंट होता है। फिर 72 से लेकर 80 के जितने भी तत्व हैं वो सब किसमें आते हैं? 5D सीरीज में। और जो 6D सीरीज है वो इनकम्प्लीट सीरीज है, तो उसकी तो हम बात करेंगे नहीं। कहने का मेरा मतलब ये हुआ कि डी की कितनी सीरीज होती है? 3 सीरीज होती है। एक 3D सीरीज होती है,
एक 4D सीरीज होती है, एक 5D सीरीज होती है, और ज्यादातर यही कॉम्प्लेक्सों का निर्माण करते हैं, अर्थात यही उप सहसंयोजक बंधों का निर्माण करते हैं। बात समझ में आ गई? चलो ठीक है। अब आप लोगों को पता है कि मेटल और लिगेंड के बीच में जो उप सहसंयोजक बंध बन रहा है वो डी ब्लॉक का तत्व है, ठीक है ना। और डी ब्लॉक का तत्व है तो डी के अंदर जो ऑर्बिटल होती है भाई, जो डी ऑर्बिटल होती है उसके अंदर कितनी कक्षक होती है? 5 होती है, हम सभी अच्छी तरीके से जानते हैं। अरे भाई, जो एस ऑर्बिटल होती है उसमें कितनी कक्षक होती है? 1। पी ऑर्बिटल होती है उसमें कितनी कक्षक होती है? 3। तो उसी तरीका से जो डी ऑर्बिटल होती है उसमें कितनी कक्षक होती है? 5। और उन पांचों के क्या क्या नाम है वो मैं आप लोगों के सामने लिख देता हूं। तो देखो बच्चों, बोर्ड की तरफ देखना और ध्यान से समझ के चलना। ये डी की 5 ऑर्बिटल है जो मैं आप लोगों के सामने लिख रहा हूं। देखो, ये 5 ऑर्बिटल मैंने आप लोगों के सामने लिख दी, ठीक है ना। इन पांचों के नाम है, इसका नाम है डी एक्स बाई, डी बाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये हो गई डी जेड स्क्वायर, ठीक है ना। ध्यान से समझ के चलना। एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं, मेटल और लिगेंडो के बीच में जो उप सहसंयोजक बंध बनता है उनमें जो मेटल होती है वो किसकी होती है? डी ब्लॉक की होती है। डी ब्लॉक में वो आपका 3D सीरीज का एलिमेंट हो सकता है, 4D सीरीज का एलिमेंट हो सकता है, या फिर वो आप लोगों के 5D सीरीज का एलिमेंट हो सकता है। अब बात किसकी हो रही है? डी ब्लॉक की हो रही है, तो कॉमन सी बात है डी कक्षक की भी बात होगी। डी के अंदर कितनी कक्षक होती हैं? 5 कक्षक होती हैं। पांचों के नाम आप लोगों के सामने लिख दिए, डी एक्स बाई, डी बाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ये डी की 5 ऑर्बिटल होती है। अब देखो, आप लोगों को पता है कि डी की जो 5 ऑर्बिटल है ना, ये समान एनर्जी की होती है, और जो समान एनर्जी की ऑर्बिटल होती है उनको हम क्या बोलते हैं? समभ्रंश कक्षक। क्या बोलते हैं? समभ्रंश कक्षक। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? डीजेनरेट डी ऑर्बिटल। मैं लिख देता हूं आप लोगों के लिए, ये समान एनर्जी की होती हैं, ये पांचों डी कक्षक आप लोगों की, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं? समभ्रंश कक्षक। क्या बोलते हैं? समभ्रंश कक्षक। क्या बोलते हैं? समभ्रंश कक्षक। इंग्लिश में बच्चों इसको बोलते हैं डी जनरेट डी ऑर्बिटल। डी जनरेट डी ऑर्बिटल, ये लो, डी जनरेट डी ऑर्बिटल। इधर देखिए, ये डी की 5 ऑर्बिटल है आप लोगों के सामने, ये समान एनर्जी की होती है। समान एनर्जी की होने की वजह से इनको हम क्या बोलते हैं? समभ्रंश कक्षक। इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं डी जनरेट डी ऑर्बिटल। चलो ठीक है। अब देखो, इन सभी पांचों की एनर्जी समान होती है, लेकिन जैसे ही लिगेंड मेटल से उप सहसंयोजक बंध का निर्माण करने के लिए जाता है, या ऐसे बोल दूं कि जैसे ही लिगेंड मेटल के पास में कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए जाता है, संकुल बनाने के लिए जाता है, तो इन पांचों डी ऑर्बिटलों की जो एनर्जी है ना, वो पांचों डी ऑर्बिटलों की एनर्जी डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है ना। एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं, यहाँ पर ये जो आप लोगों की 5 डी ऑर्बिटल है, इन पांचों डी ऑर्बिटलों की एनर्जी समान है। कब तक? जब तक कि संकुल का निर्माण नहीं हुआ है। लेकिन संकुल बनाने के लिए जैसे ही लिगेंड मेटल के पास में जाते हैं, तो इनकी 5 जो समान एनर्जी की ऑर्बिटल होती हैं, इनकी एनर्जी समान नहीं रह पाती, और कुछ की एनर्जी बढ़ जाती है और कुछ की एनर्जी घट जाती है। अब किन की एनर्जी तो बढ़ जाती है और किन की एनर्जी घट जाती है वो मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं, ध्यान से समझ के चलना। देखो बच्चों, ये जो 5 डी ऑर्बिटल है ना, इनमें शुरू की 3 को हम बोलते हैं T2G कक्षक, डी एक्स बाई, डी बाई जेड, डी एक्स जेड। इन तीनों को हम क्या बोलते हैं? T2G कक्षक। और ये डी एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर, इनको हम क्या बोलते हैं? EG कक्षक। मैं साइड में कहीं पर यहां पर लिख देता हूं, देखो मैं यहां पर लिख देता हूं, ये बच्चों जो डी एक्स बाई कोमा डी बाई जेड कोमा डी एक्स जेड, इनको बोलते हैं हम T2G कक्षक, ठीक है ना। ये कौन है? आप लोगों की T2G कक्षक। और ये डी एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, इनको बच्चों बोलते हैं हम EG कक्षक, ठीक है ना। डी की जो 5 ऑर्बिटल होती हैं उनमें शुरू की जो 3 होती हैं, डी एक्स बाई, डी बाई जेड, डी एक्स जेड, उनको हम क्या बोलते हैं? T2G कक्षक। और डी एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर, इनको हम क्या बोलते हैं? EG कक्षक। एक बार फिर से समझो, मेटल की जो डी ऑर्बिटल है सभी समान एनर्जी की हैं, ठीक है ना। अभी भी अब तक संकुल का निर्माण नहीं हुआ है, लेकिन संकुल बनाने के लिए जैसे ही लिगेंड मेटल के पास में जाता है, तो इनकी जो समान एनर्जी की ऑर्बिटल होती है ना, ये समान एनर्जी की जो ऑर्बिटल होती है समान नहीं रह पाती। कुछ की
एनर्जी तो बढ़ जाती है और कुछ ऑर्बिटलों की एनर्जी घट जाती है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से कि किन ऑर्बिटलों की एनर्जी तो बढ़ जाती है, किन की एनर्जी घट जाती है, उसको इधर देखो आप लोग। देखो बच्चों, आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो कि जो सामने होती है ना, कोई भी चीज सामने होती है वो ज्यादा रिपल्सन करती है। जैसे कि यहां पर जो मेट भाई लिगेंड किधर से आ रहा है, लिगेंड इधर से आ रहा है, ठीक है ना। लिगेंड इधर से किधर की तरफ आ रहा है, इधर की तरफ आ रहा है, ठीक है ना। ध्यान से समझो, यहां से लिगेंड चला मेटल के पास में क्या करने के लिए, संकुल बनाने के लिए, कॉम्प्लेक्स का निर्माण करने के लिए। इधर से लिगेंड किसके पास में जा रहा है, मेटल के पास में। तो जब लिगेंड मेटल के पास में जाता है तो मेटल की जो सामने ऑर्बिटल होंगी ना, बिल्कुल उसकी एकदम सीध में, उनको वो ज्यादा रिपल्सन करेगा। अरे कॉमन सी बात है यार, जब लड़ाई होती है तो सबसे पहले कौन पिटता है, जो सामने की तरफ होता है, और जो पीछे की तरफ होते हैं ना वो कम पिटते हैं, सब थोड़ थाड़ देते हैं, चेहरे एरे सबको। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई ना। मैं फिर बता देता हूं, जब भी कभी किसी से आपकी लड़ाई होती है तो आप लोगों ने देखा होगा, जो सबसे आगे होता है ना उसकी धुनाई सबसे ज्यादा होती है, बढ़िया तबीयत से धुनाई होती है उसकी। और जो पीछे की तरफ होते हैं ना, पीछे की तरफ, उनकी धुनाई कम होती है, क्योंकि भागने का भी चांस रहता है उन लोगों के पास में। सबसे अच्छी खासी धुनाई किनकी होती है, जो सामने की तरफ होते हैं, सब चेहरे अरे सब थोड़ थाड़ देते हैं, ठीक है ना। अब देखो, लिगेंड जा रहा है मेटल की डी ऑर्बिटलों के पास में, क्यों जा रहा है, संकुल बनाने के लिए जा रहा है। संकुल बनाने के लिए जा रहा है तो लिगेंड देखता है कि सामने उसको कौन मिल जाती है, दो, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर। तो कॉमन सी बात है, जैसे ही लिगेंड इनके पास में गया, बिल्कुल सामने उसके, या बिल्कुल आगे की तरफ, या ऐसे बोल दूं बिल्कुल सामने की तरफ कौन मिल गई, ये इजी कक्षक मिल गई, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर। तो कॉमन सी बात है, जो सामने मिली है उनको वो ज्यादा प्रतिकर्षित करेगा, और जिनको वो ज्यादा प्रतिकर्षित करेगा उनकी ऊर्जा तो बढ़ जाएगी, और जिनको वो कम प्रतिकर्षित करेगा उनकी ऊर्जा घट जाएगी। अर्थात डी कक्षकों का क्या हो जाएगा, विभाजन हो जाएगा। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई ना। डी कक्षकों का विभाजन किस किस में हो जाएगा, T2G कक्षक और EG कक्षकों में, जिनमें EG कक्षकों की ऊर्जा बढ़ जाती है और T2G कक्षकों की ऊर्जा घट जाती है। उसका रीजन ये है बेटा कि EG कक्षकों की ऊर्जा इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि जब लिगेंड मेटल के पास में संकुल का निर्माण करने के लिए जाता है तो सामने उसको कौन मिलती है, EG कक्षक। तो यदि सामने EG कक्षक मिलेगी तो पहले इसी को थोड़ा थाड़ी करेगा, और अगर थोड़ा थाड़ी करेगा या फोड़ा फाड़ी करेगा तो उसकी ऊर्जा को क्या करेगा, ये लिगेंड बढ़ा देगा। और जो पीछे की तरफ है, देखो भाई, ये तो सामने की तरफ हो गई बिल्कुल, ठीक है ना, और ये कौन हो गई, पीछे की तरफ हो गई। तो पीछे की तरफ की जो ऑर्बिटल है उनको लिगेंड कम प्रतिकर्षित करेगा, और यदि कम प्रतिकर्षित करेगा तो इनकी ऊर्जा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बात आप लोग समझ में आ गई। तो इस तरीका से ये जो डी ऑर्बिटल होती है बच्चों, इनका क्या हो जाता है, विभाजन। कैसे हो जाता है, बोर्ड की तरफ देखिए। देखो, इस लिगेंड को तो मैं यहां से मिटा देता हूं, ठीक है। और देखो यहां पर डी ऑर्बिटलों का बच्चों हो गया विभाजन, किस किस में, T2G कक्षक और EG कक्षक में। ये हो गई आप लोगों की EG कक्षक। इनके नाम कौन कौन से हैं, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और इसका नाम कौन है, डी जेड स्क्वायर, ठीक है ना। और इनकी एनर्जी क्या हो जाती है, आप लोगों की कम हो जाती है, और इनको हम किसके नाम से जानते हैं, T2G कक्षकों के नाम से। बात समझ में आ गई ना। मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूं, आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होगा, इधर देखो बोर्ड की तरफ। इसको मैं थोड़ा ऐसे लिख देता हूं जिससे कि आप लोगों को दिखाई दे जाएगा। देखो बच्चों, ये तीन किसकी हो गई, आप लोगों की T2G कक्षक हो गई, लिख देता हूं। ये हो गई आप लोगों की T2G कक्षक, जिनके नाम है आप लोग जानते हो, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, और ये हो गए डी एक्स जेड, ठीक है ना। यहां से इनकी ऊर्जा बढ़ी है और यहां से इनकी ऊर्जा घटी है, अरे सही है ना। यहां से इनकी ऊर्जा बढ़ गई और यहां से इनकी ऊर्जा घट गई, तो जहां से बढ़ी घटी है उसको क्या बोलेंगे, औसत ऊर्जा स्तर। इसको क्या बोलेंगे, औसत ऊर्जा स्तर। औसत ऊर्जा स्तर का मतलब यहां से इतनी ऊर्जा इनकी बढ़ गई और यहां से इतनी ऊर्जा इनकी घट गई। बढ़ किनकी गई, EG कक्षकों की, और घट किनकी गई, T2G कक्षकों की। बात आप लोग समझ में आ गई ना। ये मैंने किसको लिख दिया, औसत ऊर्जा स्तर को। अब बोर्ड की तरफ देखिए। देखो, लिगेंड जब संकुल का निर्माण करने के लिए गया तो सामने उसको कौन मिली, EG कक्षक। तो ज्यादा प्रतिकर्षण किसका करेगा, EG कक्षकों का करेगा। तो EG कक्षकों को यदि वो ज्यादा प्रतिकर्षण करेगा तो उनकी ऊर्जा तो क्या हो जाएगी, ज्यादा, और
T2G कक्षक पीछे की तरफ थी तो उनको वो कम प्रतिकर्षण करेगा। यदि उनको वो कम प्रतिकर्षण करेगा तो उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी आप लोगों की कम, और एनर्जी नीचे से ऊपर जाने पर बढ़ती है। ये आप लोग शो करना। देखो इसको तो मैं मिटा देता हूं अब, ठीक है ना, ये तो समझाने के लिए लिखा था मैंने आप लोगों के लिए। देखो बच्चों इसको मैं मिटा देता हूं, और ये जरूर बना देना आप एग्जाम में, अगर ये डायग्राम पूछे सीएफटी सिद्धांत का ये जरूर बना देना। इसका मतलब ये है एनर्जी नीचे से ऊपर जाने पर बढ़ती है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि T2G कक्षक की एनर्जी कम होती है क्योंकि वो कम प्रतिकर्षित होते हैं, EG कक्षक की ऊर्जा ज्यादा होती है क्योंकि वो लिगेंड से ज्यादा प्रतिकर्षित होते हैं। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई। और ये मैंने किसको शो कर दिया, ये तीर का मतलब ये हुआ एनर्जी नीचे से ऊपर जाने पर बढ़ती है। तो T2G कक्षक की एनर्जी कम होगी और EG कक्षक की एनर्जी ज्यादा होगी। बात समझ में आ गई। और ये हो गया औसत ऊर्जा स्तर। औसत ऊर्जा स्तर का मतलब ये हुआ कि भाई यहीं से तो बड़ी घटी है ना, पहले वो समान ऊर्जा की थी, भाई पहले वो समान ऊर्जा की थी तो उनको औसत ऊर्जा स्तर बोल दिया। अब इस समान ऊर्जा स्तर से या औसत ऊर्जा स्तर से इनकी कितनी ऊर्जा बढ़ी है और इनकी कितनी ऊर्जा घटी है उसको मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं। तो देखो औसत ऊर्जा स्तर से EG कक्षक की जो ऊर्जा बढ़ती है बच्चों वो बढ़ती है आप लोगों की यहां पर प्लस 0.6 डेल ओ, या इसको आप +6 DQ भी लिख सकते हो, ठीक है ना। मैं फिर बता देता हूं, औसत ऊर्जा स्तर से EG कक्षक की जो ऊर्जा बढ़ती है वो बढ़ती है +0.6 डेल ओ या +6 DQ, ठीक है। और औसत ऊर्जा स्तर से जो T2G कक्षक है उसकी ऊर्जा कितनी कम होती है उसको भी आप लोगों के लिए लिख देता हूं। यहां पर बच्चों इसकी ऊर्जा कम होती है -0.4 डेल ओ या -4 DQ। इधर देखो बोर्ड की तरफ एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए बताता हूं। देखो बच्चों यहां पर मैंने क्या बात बोली है, ये औसत ऊर्जा स्तर हो गया, ठीक है ना। औसत ऊर्जा स्तर से EG कक्षक की ऊर्जा कितनी बढ़ी है +0.6 डेल ओ। ओ का मतलब ऑक्टाहेड्रल। ये जो मैंने डायग्राम बना रखा है ना ये ऑक्टाहेड्रल का बना रखा है। ऑक्टाहेड्रल मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं अष्टफलकीय। ये मैंने अष्टफलकीय संकुलों का डायग्राम बना रखा है। यहाँ पर चतुष्फलकीय संकुल भी हो सकता है। ये अष्टफलकीय संकुलों के डी कक्षकों का विभाजन और चतुष्फलकीय संकुलों का डी कक्षकों का विभाजन ये हमारे सिलेबस में दे रखा है। आगे आने वाले लेक्चरों में मैं अष्टफलकीय संकुलों में डी कक्षकों का विभाजन बिल्कुल डिटेल से पढ़ाऊंगा और चतुष्फलकीय संकुलों में डी कक्षकों का विभाजन भी बिल्कुल डिटेल से पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। दोनों के अलग अलग लेक्चर लेके आऊंगा तो वहां पर आप लोगों के अष्टफलकीय संकुलों में डी कक्षकों का विभाजन भी अच्छी तरीका से क्लियर हो जाएगा और चतुष्फलकीय संकुलों में डी कक्षकों का विभाजन भी अच्छी तरीका से क्लियर हो जाएगा। दोनों के अलग अलग लेक्चर लेके आऊंगा जिससे बिल्कुल एक अच्छी तरीका से उस टॉपिक पर हम डिस्कशन कर सकें, ठीक है बच्चों। ठीक है, यहां पर डेल इनके ऊर्जा अंतर को शो कर रहा है। ओ का मतलब होता है ऑक्टाहेड्रल। ये डायग्राम मैंने किसका बनाया है अष्टफलकीय संकुल में डी कक्षकों का विभाजन की बात कर रहे हैं तो ओ का मतलब हो गया ऑक्टाहेड्रल। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं अष्टफलकीय, जिनके अंदर क्या होता है T2G कक्षक की एनर्जी कम होती है और EG कक्षक की एनर्जी ज्यादा होती है। T2G कक्षक की जो एनर्जी होती है वो औसत ऊर्जा स्तर से कितनी बढ़ती है +0.6 डेलो, या फिर आप लोग इसको +6 डूके से भी प्रदर्शित कर सकते हो, ठीक है। अब औसत ऊर्जा स्तर से T2G कक्षक की एनर्जी कितनी कम हुई है, वो इतनी कम हुई है -0.4 डेल ओ या -4 डूकू। मतलब औसत ऊर्जा स्तर से इसकी EG कक्षक की जो ऊर्जा बढ़ती है वो इतनी बढ़ती है और औसत ऊर्जा स्तर से T2G कक्षक की जो ऊर्जा घटती है वो कितनी घटती है इतनी घटती है -0.4 डेल ओ या -4 डूकू। बात आप लोग समझ में आ गई। और इस T2G और EG के पूरे ऊर्जा अंतराल को ये नीचे से ऊपर तक जो T2G और EG का जो ऊर्जा अंतराल है ना बच्चों, इसको हम किससे शो करते हैं डेल से शो कर सकते हो, या आप लोग इसको 10 ड्यूकी से शो कर सकते हो, या फिर आप लोग इसको क्या बोल सकते हो CFAC। मैं लिख देता हूं आप लोगों के लिए। CFAC का मतलब क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा, या आप लोग इसको ये भी बोल सकते हो क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण, क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा। इधर देखो बोर्ड की तरफ देखो बच्चों, T2G कक्षक और EG कक्षक को जो ऊर्जा अंतराल है नीचे से ऊपर तक का, इसको हम किससे शो करते हैं
डेल से शो कर सकते हो, या 10 ड्यूक्यू से शो कर सकते हो, या इसको आप सीएफएसई बोल सकते हो। सीएफएसई का मतलब होता है क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा। T2G और EG के ऊर्जा अंतराल को हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा या क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा, जिसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? CFSE। ठीक है ना, इसको इंग्लिश में भी लिख देता हूं। देखो बच्चों, यहां पर हो गया क्रिस्टल फील्ड स्प्लाइटिंग, क्रिस्टल फील्ड स्प्लाइटिंग एनर्जी, या आप लोग इसको क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन, देखो इसको बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लाइटिंग एनर्जी। ये देखो, क्रिस्टल फील्ड स्प्लाइटिंग एनर्जी हिंदी में क्या बोलते हैं? क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा। और इसको क्या बोलते हैं? क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। ठीक है ना, शॉर्टकट में इसका पहला आप लोग सी ले लीजिए, इसका एफ ले लीजिए, इसका एस ले लीजिए और इसका ई ले लीजिए। तो ये कौन हो गई? सी एफ एस ई। ठीक है ना, आप लोग क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा बोल सकते हो, या क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा बोल सकते हो, या इंग्लिश में आप लोग क्रिस्टल फील्ड स्प्लाइटिंग एनर्जी या क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, या शॉर्टकट में लिखना चाहो तो आप लोग सीएफएसई लिख सकते हो। सीएफएसई का मतलब यही हुआ क्रिस्टल फील्ड स्प्लाइटिंग एनर्जी। और अगर ये बोलना चाहो तो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, जिसको हम क्या बोलते हैं? सीएफएसई बोलते हैं। बात आप लोग समझ में आ गई ना, कि T2G और EG के ऊर्जा अंतराल को डेल से शो कर सकते हो, या 10 ड्यूक्यू से शो कर सकते हो, या सीएफएसई से शो कर सकते हो, या क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा बोल सकते हो, या क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा बोल सकते हो। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई? चलो ठीक है। अब देखो बच्चों, ये जो मैंने डायग्राम बनाया आप लोगों के लिए सीएफटी सिद्धांत को एक्सप्लेन करने के लिए, वो अष्टफलकीय संकुलों के लिए बनाया है। अगर चतुष्फलकीय संकुलों का डायग्राम बनाएंगे तो ये डायग्राम बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। उसके अंदर क्या होगा? T2G ऊपर चला जाएगा और EG नीचे चला जाएगा। अब ये किस तरीका से चला जाएगा वो मैं तब बताऊंगा आप लोगों के लिए, जब स्पेशल वीडियो में आप लोगों के लिए लेके आऊंगा चतुष्फलकीय संकुलों में डी कक्षकों का विभाजन, वहां पर बिल्कुल डिटेल से बताऊंगा। अभी जो डायग्राम बनाया है मैंने आप लोगों के सामने, ये बनाया है मैंने अष्टफलकीय संकुलों में डी कक्षकों का विभाजन। इस चित्र का नाम क्या है? मैं लिख देता हूं। चित्र का नाम है चित्र अष्टफलकीय संकुलों में डी कक्षकों का विभाजन। अष्टफलकीय संकुलों में डी कक्षकों का विभाजन। ठीक है ना, एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए इस डायग्राम को बता देता हूं। देखो बच्चों, सीएफटी सिद्धांत का जो 5वें नंबर का पॉइंट है वो क्या बोलता है? वो ये बोलता है कि जब संकुल का निर्माण नहीं हुआ है तो मेटल की जो 5d ऑर्बिटल होती हैं उनकी एनर्जी क्या होती है? समान। लेकिन संकुल बनाने के लिए जैसे ही लिगेंड मेटल के पास में जाता है तो इन पांचों की ऊर्जा समान नहीं रह पाती। कुछ की ऊर्जा बढ़ जाती है, कुछ की ऊर्जा घट जाती है। तो जो लिगेंड के बिल्कुल सामने है या लिगेंड के बिल्कुल पास में है, लिगेंड उनको ज्यादा प्रतिकर्षित करेगा, और यदि लिगेंड उनको ज्यादा प्रतिकर्षित करेगा तो उनकी ऊर्जा तो बढ़ जाएगी, और जो पीछे की तरफ होंगी उनको लिगेंड कम प्रतिकर्षित करेगा तो उनकी एनर्जी घट जाएंगी। इधर से लिगेंड गया, यहाँ पर ये ईजी कक्षक मिली सामने, ईजी कक्षक को रिपल्सन किया, उनकी ऊर्जा उसने बढ़ा दी। T2G कक्षक पीछे की तरफ थी, उसको उसने कम प्रतिकर्षित किया तो उनकी ऊर्जा क्या हो गई? घट गई। ठीक है ना, तो T2G कक्षक की ऊर्जा तो क्या हो गई? कम हो गई, और EG कक्षक की ऊर्जा क्या हो गई? ज्यादा। ये औसत ऊर्जा स्तर हो गया, मतलब यहां से इसकी एनर्जी इतनी बड़ी है और यहां से इसकी एनर्जी इतनी घटी है। कितनी बड़ी है? EG कक्षक की एनर्जी बढ़ी है प्लस 0.6 डेल ओ या प्लस 6 डी। औसत ऊर्जा स्तर से जो T2G कक्षक है उसकी एनर्जी कितनी कम हुई है? -0.4 डेल ओ या -4 डी। बात आप लोगों को समझ में आ गई। और इस T2G और EG कक्षक के ऊर्जा अंतराल को हम बोलते हैं क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा या क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा, जिसको हम CFSE के नाम से जानते हैं। बात आप लोगों को समझ में आ गई बच्चों? या चाहो आप लोग इसको डेल से शो कर सकते हो या 10 ड्यूक्यू से भी शो कर सकते हो, जो आपको सही लगे आप उससे शो कर सकते हो। चलो ठीक है, अब सुनो ध्यान से।
ये पूरा 5वें नंबर का पॉइंट मैंने आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर दिया, पूरा समझा दिया। अब मैं एक काम करता हूं, इस 5वें नंबर के पॉइंट की जो लैंग्वेज है ना, इसको मैं आप लोगों के सामने लिख देता हूं, ठीक है ना। तो और अच्छी तरीका से लैंग्वेज के साथ और अच्छी तरीका से क्लियर हो जाएगा। देखो बच्चों, आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो कि जो टीचर बोलता है वही अगर नोट्सों में लिखा रहा है तो बच्चों के बहुत अच्छी तरीका से समझ में आता है, ठीक है ना। जो मैं बोल रहा हूं वही नोट्सों में लिखा रहा हूं तो आपके नोट्स और आपका पढ़ाने का तरीका है वो बेस्ट है, क्योंकि बच्चे का ज्यादा समझ में आती है, ठीक है ना। या जो बोर्ड पर लिख रहा है वही आप नोट्सों के अंदर लिखा रहे हो, या जो नोट्सों में लिखा है वही आप बोर्ड पर पढ़ा रहे हो, उन दोनों के अंदर पढ़ने और पढ़ाने दोनों का मजा शानदार होता है, क्योंकि पढ़ाने वाले को भी मजा आता है और जो समझने वाला है ना उसके भी बहुत बेहतरीन तरीका से समझ में आता है कि जो आप बोल रहे हो वही आप लिखा रहे हो या जो लिखा हुआ है वही आप पढ़ा रहे हो, तो बच्चों के बहुत शानदार समझ में आता है। और यही मेरी क्वालिटी है कि जो नोट्स मैंने आप लोगों के लिए दे रखे ऐप पर, मैं बता देता हूं सभी बच्चों के लिए, राम चतुर्वेदी नाम से मेरा ऐप है, प्ले स्टोर पर जाओगे, वहां पर राम चतुर्वेदी एकेडमी जब आप लोग सर्च करोगे तो मेरा फोटो आप लोगों को दिखाई दे जाएगा। फोटो को देखते ही आप लोग समझ जाओगे सर का ऐप है। वहां पर मैंने आप लोगों के लिए बच्चों कंप्लीट नोट्स डाल रखे हैं। हिंदी मीडियम के कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे आप लोगों को, इंग्लिश मीडियम के कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे आप लोगों को। आप लोग आराम से देख लेना, जो मैं पढ़ाता हूं वही नोट्सों में लिखा रखा है। और नोट्सों की जो लैंग्वेज है और जो नोट्स है ना बच्चों, इतने शानदार तरीका से है क्योंकि मैं पूरी रात जाग जाग कर उन नोट्सों को खुद बनाता हूँ। कभी ये बुक देखी, कभी वो बुक देखी, पूरे का निचोड़ निकाल के फिर मेरे नोट्स बनाकर तैयार करता हूँ और फिर वो मैं आप लोगों के सामने लेके आता हूँ। देखना उनकी लैंग्वेज, देखना हर चीज बहुत बेहतर है। एक बार आप चेक करके बताना मुझे, बहुत अच्छे नोट्स हैं, ठीक है ना। तो ये जितनी भी लैंग्वेज है आप लोगों की जो मैं बोर्ड पर पढ़ा रहा हूँ, ये सब कुछ आपको नोट्सों में मिल जाएगा और एक बहुत अच्छी लैंग्वेज के साथ, जिनकी लैंग्वेज को अगर आप बोर्ड कॉपी में लिखोगे तो इतने अच्छे नंबर आएंगे कि बच्चे के, बहुत सारे बच्चों के केमिस्ट्री के अंदर 100 में से 100 नंबर, क्योंकि जब 100 में से 100 नंबर किसी बच्चे के आते हैं तो वो एक टीचर की क्वालिटी को बताता है कि उसके नोट्स किस लेवल के हैं और वो बच्चों को पढ़ा किस लेवल का रहा है, ठीक है ना। तो ये बात प्रत्येक बच्चे को पता होना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के पास में मेरे वाले नोट्स होने चाहिए, चाहे वो इंग्लिश मीडियम का बच्चा है, चाहे वो हिंदी मीडियम का बच्चा है, चाहे भारत के किसी भी बोर्ड का बच्चा है, सीबीएसई का हो या स्टेट बोर्ड का हो या आईसीएसई, किसी भी बोर्ड का बच्चा हो, उन सभी बच्चों के पास में मेरे वाले नोट्स होने चाहिए। फिर अपना रिजल्ट देखना बेटा, इतना शानदार आएगा कि आप हमेशा याद रखोगे कि कितना अच्छा रिजल्ट दिया सर ने। ठीक है बच्चों, तो मैं इस 5वें पॉइंट को आप लोगों के सामने लिख देता हूं, जो अभी समझाया है उसको देखो बोर्ड की तरफ। देखो बच्चों, ये 5वें नंबर का पॉइंट अभी जो मैंने आप लोगों के लिए समझाया है, उस पॉइंट को मैंने आप लोगों के सामने लिख दिया। अभी मैंने आप लोगों के लिए जो 5वें नंबर का पॉइंट एक्सप्लेन किया है, उसकी पूरी लैंग्वेज मैंने आप लोगों के सामने लिख दी। अब इस लैंग्वेज को मैं आप लोगों के लिए पढ़ के बता देता हूं, क्योंकि समझ में तो आप लोगों के ये पूरी लैंग्वेज आ गई, ठीक है ना। किस तरीका से आ गई उसको मैं आप लोगों के लिए पढ़ के बता रहा हूं। देखो बच्चों, मैं क्या बोल रहा हूं कि संकुल बनाने से पहले धातु या धातु आयन की पांचों डी कक्षकों की ऊर्जा क्या होती है, समान होती है। बिल्कुल सही बात है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, समभ्रंश कक्षक कहते हैं। लेकिन संकुल बनाने के लिए जैसे ही लिगेंड धातु के पास में आता है तो इन पांचों डी कक्षकों की ऊर्जा समान नहीं रह पाती। कुछ डी कक्षकों की ऊर्जा बढ़ जाती है तथा कुछ डी कक्षकों की ऊर्जा घट जाती है। अर्थात जो धातु की डी कक्षक लिगेंड के एकदम सामने है या लिगेंड के अधिक पास में है, उनमें प्रतिकर्षण अधिक होता है, तथा जो धातु की डी कक्षक लिगेंड के एकदम सामने नहीं है, उनमें प्रतिकर्षण कम लगता है। जिसकी वजह से धातु की 5 डी कक्षकों का T2G व EG कक्षकों में क्या हो जाता है, विभाजन हो जाता है। इसे हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन कहते हैं। तथा इन कक्षकों के मध्य ऊर्जा अंतराल को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा या क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा
या फिर इसको आप लोग CFSE भी बोल सकते हो, ठीक है ना। इसे हम किससे शो करते हैं, डेल या 10 DQ से शो करते हैं। ये पूरी लैंग्वेज मैंने आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर दी। अभी पॉइंट नंबर जो 5 था उसको मैंने आप लोगों के लिए पहले समझाया है। समझाने के बाद जो चीज मैंने आप लोगों के लिए समझाई है वही चीज मैंने बच्चों इस पॉइंट के अंदर लिख रखी है। बात समझ में आ गई ना कि मेटल की जो 5D ऑर्बिटल होती हैं, ये जो लैंग्वेज है ना, इस लैंग्वेज को एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। ये लैंग्वेज इस बात को बोली है कि मेटल की जो 5D ऑर्बिटल हैं वो समान ऊर्जा की होती है। कब तक, जब तक संकुल का निर्माण नहीं हुआ है। लेकिन संकुल का निर्माण करने के लिए जैसे ही लिगेंड मेटल की इन 5D ऑर्बिटलों के पास में जाता है तो इनकी ऊर्जा समान नहीं रह पाती। कुछ डी कक्षकों की ऊर्जा बढ़ जाती है, कुछ डी कक्षकों की ऊर्जा घट जाती है। उन डी कक्षकों की ऊर्जा बढ़ जाती है जो लिगेंड से ज्यादा प्रतिकर्षित हो रहे हैं। अर्थात जो लिगेंड के एकदम सीध में कौन है आप लोगों की, ईजी कक्षक। तो ईजी कक्षकों को वो ज्यादा प्रतिकर्षित करेगा और T2G कक्षक को वो कम प्रतिकर्षित करेगा क्योंकि वो पीछे की तरफ होती है, ठीक है ना। जिसकी वजह से ईजी कक्षकों की ऊर्जा बढ़ जाएगी और T2G कक्षकों की ऊर्जा घट जाएगी। और इन दोनों के T2G और ईजी कक्षकों का जो ऊर्जा अंतराल है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा या क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा, या फिर आप लोग उसको CFSE भी बोल सकते हो। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, उसको हम डेल या 10 DQ से प्रदर्शित कर सकते हैं। ये इस पूरी लैंग्वेज का मतलब है जो मैंने आप लोगों के लिए डायग्राम के आधार पर समझा दिया। आप लोगों के सामने लैंग्वेज लिख दी और एक बार फिर आप लोगों के लिए समझा दिया। अच्छी तरीका से हो गया आप लोगों का पॉइंट नंबर 5। चलो ठीक है, अब मैं आप लोगों के लिए CFT सिद्धांत के पॉइंट नंबर 6 को एक्सप्लेन करता हूं। तो देखिए बोर्ड की तरफ। देखो बच्चों, बोर्ड की तरफ देखना। यहां पर मैंने आप लोगों के सामने CFT सिद्धांत के 6 नंबर का पॉइंट लिख दिया और CFT सिद्धांत के 7वें नंबर का पॉइंट लिख दिया। अब इन CFT सिद्धांत के दोनों पॉइंटों को मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर देता हूं। सबसे पहले हम CFT सिद्धांत के 6 नंबर के पॉइंट को पढ़ते हैं। CFT सिद्धांत के 6 नंबर का पॉइंट इस बात को बोल रहा है कि ये जो विपाटन हुआ ना, T2G और EG कक्षकों का जो विपाटन या विभाजन बोल सकते हो, T2G और EG कक्षकों का जो विभाजन हुआ या विपाटन हुआ वो किस पर निर्भर करता है, क्रिस्टल क्षेत्र की प्रकृति पर निर्भर करता है। एक बार फिर से समझना, पॉइंट नंबर 6 क्या बोल रहा है, क्या यह विपाटन क्रिस्टल क्षेत्र की प्रकृति पर निर्भर करता है। यहां पर क्रिस्टल क्षेत्र की प्रकृति का मतलब ये हुआ बच्चों कि मेटल से जो लिगेंड संकुल बनाने के लिए जा रहे हैं वो अष्टफलकीय संकुल बनाने के लिए जा रहे हैं या चतुष्फलकीय संकुल बनाने के लिए जा रहे हैं या फिर वर्गाकार समतलीय संकुल बनाने के लिए जा रहे हैं। एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं, ये 6 नंबर के पॉइंट को यहां पर एक्सप्लेन कर देता हूं। आप लोगों को पता है कि मेटल और लिगेंड के बीच में उपस्थिति जगबंध बन रहा है, जिस पर मेटल पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, लिगेंड पर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव नेगेटिव की वजह से मेटल और लिगेंडो के बीच में एक आयनिक फोर्स जनरेट हो रहा है, मतलब आयनिक बंध जनरेट हो रहा है, ठीक है ना। अब क्या बोल रहा है कि जब भी मेटल और लिगेंड के बीच में उपसंयोजक बंध का निर्माण हो रहा है तो ये डिपेंड करता है कि भाई मेटल्स के पास में संकुल बनाने के लिए 6 लिगेंड जा रहे हैं या मेटल के पास में संकुल बनाने के लिए 4 लिगेंड जा रहे हैं। तो यदि मेटल के पास में संकुल बनाने के लिए 6 लिगेंड जा रहे हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, अष्टफलकीय संकुल। और यदि मेटल के पास में संकुल बनाने के लिए 4 लिगेंड जा रहे हैं तो जिनके पास में 4 लिगेंड होते हैं उनकी आकृति या तो वर्गाकार समतलीय होती है या चतुष्फलकीय होती है। अरे भाई, आप लोगों को जब बीबीटी सिद्धांत में मैंने संकरण पढ़ाया था तो जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर या उपसंयोजक संख्या 4 थी वो या तो चतुष्फलकीय संकुल बना रहे थे या फिर वो वर्गाकार समतलीय संकुल बना रहे थे, ठीक है ना। तो जब मेटल से लिगेंड संकुलों का निर्माण करेगा तो ये डिपेंड करेगा प्रकृति पर कि यदि लिगेंड 6 जा रहे हैं मेटल के पास संकुल बनाने के लिए तो वो कौन से संकुल बनाते हैं, अष्टफलकीय संकुल। और यदि यहां से 4 लिगेंड मेटल के पास में संकुल बनाने के लिए जा रहे हैं
तो या तो वो अष्टफलकीय संकुल बनाते हैं या फिर वो वर्गाकार समतलीय संकुल बनाते हैं। अब ये जो वर्गाकार समतलीय संकुलों का जो डी कक्षकों का विभाजन है ना, ये आप लोगों के सिलेबस में नहीं दे रखा है। आप लोगों के सिलेबस में जो दे रखा है वो एक तो अष्टफलकीय संकुलों में डी कक्षकों का विभाजन दे रखा है, जो मैं अगले लेक्चर में बिल्कुल डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा, और एक चतुष्फलकीय संकुलों में डी कक्षकों को विभाजन दे रखा है, उसको फिर अगले वाले लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे। ये दो आप लोगों के सिलेबस में दे रखे हैं, अष्टफलकीय संकुलों का डी कक्षकों का विभाजन और चतुष्फलकीय संकुलों का डी कक्षकों का विभाजन। इन दोनों को आगे आने वाले लेक्चरों में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये आप लोगों के समझ में आ गए ना, यह कि यह विपाटन क्रिस्टल क्षेत्र की प्रकृति पर निर्भर करता है। यदि अष्टफलकीय की बात की जाती है तो आप लोगों को अभी बताया है T2G कौन होती है आप लोगों की, निम्न ऊर्जा स्तर की, और EG क्या होती है आप लोगों की, उच्च ऊर्जा स्तर की। ये किसकी बात हो रही है? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की जो बात होगी उसमें T2G निम्न ऊर्जा स्तर की होगी और EG उच्च ऊर्जा स्तर की होगी, जो कि अभी डायग्राम बनाया था। लेकिन यदि मैं चतुष्फलकीय संकुलों की बात करूं या चतुष्फलकीय क्षेत्र की बात करूं तो चतुष्फलकीय क्षेत्र में क्या होगा, ये T2G तो कहां पर चले जाएगी? ऊपर, और ये EG कहां पर आ जाएगी? नीचे। ठीक है ना। और इसके ऊर्जा अंतराल को किससे शो करते हैं? डेल्टा टी से। ठीक है ना। डेल किसको शो कर रहा है? क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा को। ओ का मतलब किसकी? अष्टफलकीय संकुलों की, मतलब इंग्लिश में ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं। ये किसकी विपाटन ऊर्जा को शो कर रहा है? चतुष्फलकीय संकुलों की, जिनमें T2G हाई एनर्जी की होती है, EG लो एनर्जी की होती है। इनका डिटेल से बिल्कुल आगे चलकर डिस्कशन करेंगे। अभी तो मुझे छठा पॉइंट एक्सप्लेन करना था, तो उसलिए मुझे इन दोनों की जरूरत पड़ी। तो बात आप लोग समझ में आ गई ना कि ये जो विपाटन हुआ है, अर्थात T2G और EG कक्षकों का जो विभाजन हुआ है, ये क्रिस्टल क्षेत्र की प्रकृति पर निर्भर करेगा कि अष्टफलकीय संकुलों की बात की जा रही है या फिर चतुष्फलकीय संकुलों की बात की जा रही है। यदि अष्टफलकीय संकुलों की बात की जाएगी तो T2G निम्न ऊर्जा स्तर की होगी और EG उच्च ऊर्जा स्तर की होगी। लेकिन यदि चतुष्फलकीय संकुलों की बात की जाएगी तो T2G उच्च ऊर्जा स्तर की होगी और EG निम्न ऊर्जा स्तर की होगी। बात आप लोग समझ में आ गई ना। ये डिपेंड करेगा कि क्रिस्टल क्षेत्र की क्या प्रकृति है, अष्टफलकीय है या फिर चतुष्फलकीय है। तो ये बात समझ में आ गई ना कि ये जो विपाटन था या ये जो विभाजन था वो क्रिस्टल क्षेत्र की प्रकृति पर निर्भर करता है। चलो ठीक है। और जो 7वें नंबर का बच्चों जो आप लोगों का पॉइंट है वो इस बात को बता रहा है कि जो CFSE थी ना, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी या क्रिस्टल फील्ड स्प्लाइटिंग एनर्जी थी, उससे संकुलों के हम बहुत सारे गुणों को समझ सकते हैं। जैसे कि रंग गुण को हम समझ सकते हैं, चुंबकीय गुण को हम समझ सकते हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारे गुणों को हम CFSE के आधार पर समझ सकते हैं। ठीक है ना। तो ये रंग गुण भी हम लोगों के सिलेबस में दे रखा है, ये चुंबकीय गुण भी हम लोगों को सिलेबस में दे रखा है। रंग गुण का डिस्कशन हम आगे आने वाले लेक्चरों में करेंगे और ये चुंबकीय गुणों का डिस्कशन भी हम आगे आने वाले लेक्चरों में करेंगे। बात आप लोग समझ में आ गई ना कि CFSE के द्वारा हम बहुत सारे गुणों को समझ सकते हैं, जितने भी कॉम्प्लेक्स हैं उनके बहुत सारे गुणों को समझ सकते हैं। जैसे कि रंग गुण को हम समझ सकते हैं, चुंबकीय गुणों को हम समझ सकते हैं। ठीक है ना। इसलिए BBT की तुलना में जो CFT थ्योरी थी ना, वो एक सक्सेसफुल थ्योरी थी। बात आप लोग समझ में आ रही है ना भाई। कॉमन सी बात है, BBT की कमियों को तो दूर किसने किया था? CFT ने किया था। इसका मतलब ये होगा, अगर बात BBT और CFT की जाए तो CFT ज्यादा सक्सेसफुल थ्योरी है, क्योंकि संकुलों के बारे में या कॉम्प्लेक्सों के बारे में उसने ज्यादा बातें बताई थी। किसने? CFT ने। बात आप लोग समझ में आ गई ना। तो इस तरीका से आप लोगों का ये CFT सिद्धांत कंप्लीट होता है। CFT सिद्धांत के बच्चों मैंने आप लोगों के लिए कितने पॉइंट बताए हैं? 7 पॉइंट, और सातों पॉइंटों को मैंने आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया तरीका से एक्सप्लेन किया है। ये सातों पॉइंट आप लोगों के सामने एक्सप्लेन कर दिए पूरे कॉन्सेप्ट के साथ। प्रत्येक बच्चे को 7 पॉइंट पता होना चाहिए विद कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है ना। और इसी के साथ आप लोगों का ये क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत या CFT थ्योरी आप लोगों की कंप्लीट होती है। देखो एक बात और बता देता हूं, ये क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत का मतलब और बता देता हूं। अपने आप में देखो नाम से ही पता लगाओ, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। क्रिस्टल क्षेत्र का मतलब क्या हुआ? क्या मेटल को लिगेंड चारों ओर से ढक लेते हैं इस तरीका से। ये जो आप लोगों की मेटल होती है ना, इसको लिगेंड चारों ओर से इस तरीका से ढक लेते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टल क्षेत्र बोलते हैं। ये जो क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत है ना, इसका नाम क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत क्यों पड़ा? वो इसलिए पड़ा क्योंकि जो लिगेंड होते हैं ना, वो मेटल को चारों ओर से घेर लेते हैं, मतलब मेटल के चारों ओर एक क्षेत्र बना लेते हैं। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत।
बात आप लोग समझ में आ गई ना। एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत का नाम क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत इस आधार पर रखा गया था कि इसमें क्या होता है कि मेटल होती है ना, उसको लिगेंड चारों ओर से घेर लेते हैं, या ऐसा बोल सकता हूं मेटल के चारों ओर लिगेंड एक क्षेत्र बना लेते हैं, एक एरिया बना लेते हैं, एक फील्ड बना लेते हैं। इसी के आधार पर हम इसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। बात आप लोग समझ में आ गई ना। और उसके जितने भी पॉइंट थे वो मैंने 7 पॉइंट में इस पूरे सिद्धांत को आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है ना। और इसी के साथ बच्चों आप लोगों की सीएफटी थ्योरी बिल्कुल कंप्लीट होती है। अब सबसे पहले तो सभी बच्चे ये बताएंगे मुझे कि आज की क्लास आप लोगों की कैसी रही। अच्छी रही तो कमेंट सेक्शन में लिख देना जो भी आप अच्छा लिखना चाहो, ठीक है ना। और जिन बच्चे ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, भैया वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि हम लोगों को मोटिवेट भी तो होना है यार। आप लोगों के जितने भी लेक्चर हैं इतनी शानदार तरीका से आने वाले हैं, अपनी पूरी जान झोंक दूंगा आप लोगों के लिए। जितनी भी अपनी एडी चोटी की पूरी शक्ति है ना, वो पूरी शक्ति आप लोगों के लिए झोंक दूंगा मैं, ठीक है। जितने भी आप लोगों के नोट्स हैं, चाहे मुझे रातों में कितनी ही रातों को मुझे जागना पड़े, लेकिन आप लोगों के लिए जो कंटेंट आएगा, आप लोगों की जो क्लासेज आएंगी यार, इतनी शानदार तरीका से आएंगी कि आगे आने वाली और जितनी भी क्लासेज मैंने अब तक ली हैं सबको देख लो। जितनी भी मेरे अंदर शक्ति थी सब आप लोगों के लिए लगा दी। अब आप लोगों का बस मेरे लिए इतना ही सपोर्ट बनता है भैया, सभी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। बाकी का नोट्सों के बारे में बता दी। राम चतुर्वेदी एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लेना, वहां पर दोनों मीडियम में आपको नोट्स मिल जाएंगे, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में। ठीक है बच्चों, फिर आज के लेक्चर को मैं यहीं तक रखता हूं, मिलता हूं फिर अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय।